नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में जान लेते हैं। पहली अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के त्राल बस स्टैंड पर एक ब्लास्ट हुआ और इसमें 7 लोग जख्मी हो गए हैं। सीआरपीएफ ने बताया कि आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला करके धमाका किया था और ये ग्रेनेड हवा में फट गया, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि यह अटैक वहां मौजूद सीआरपीएफ की पार्टी पर किया गया था। फिलहाल धमाके के आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया है और तलाशी अभियान जारी है। घायल लोगों को एसडीएस त्राल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी अपडेट भी जम्मू कश्मीर से ही आ रही है। जम्मू में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि आईबी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए करीबन 8000 भूमिगत बंकर बनाने का काम पूरा हो गया है। आपको बता दें कि केंद्र ने जम्मू, कठुआ और सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पुंछ और राजौरी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गांव के लोगों के लिए 14,460 एकल और सामुदायिक बंकर के निर्माण की मंजूरी दे दी थी और बाद में जोखिम वाली आबादी के लिए 4000 और बंकर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अगली अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच असाइनमेंट वीजा का मुद्दा जल्द ही सुलझ सकता है, जो कि दोनों देशों के बीच 2 सालों से ज्यादा समय से एक तनातनी की वजह बना हुआ था। बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के मुताबिक 16 जून को दोनों देशों की तरफ से डिप्लोमेट्स और अन्य स्टाफ के सदस्यों ने लंबित असाइनमेंट के वीजा को मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि दोनों ही देश लंबे समय से अपने अपने स्टाफ के लिए वीजा को मंजूरी दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान भारतीय अधिकारियों समेत दूसरे कर्मचारियों को वीजा देने में पैंतरेबाजी करता आया है। कुछ मौकों को छोड़कर इस्लामाबाद की ओर से पिछले 2 सालों में भारतीय अधिकारियों के लिए कोई वीजा जारी नहीं किया गया, जिसे लेकर भारत ने सख्त कदम उठाते हुए 25 मई को इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में तैनात अपने कुछ कर्मचारियों को वापस बुला लिया था। कार्यकाल पूरा करने के बाद भी इन अधिकारियों को लंबे समय तक इस्लामाबाद में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही इस वीजा को लेकर तनातनी बनी हुई थी। आपको बता दें कि राजनयिक और विदेशी सरकारी अधिकारियों को उनकी राष्ट्रीय सरकारों की ओर से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति देने के लिए असाइनमेंट वीजा या फिर वीजा की समय पर मंजूरी जरूरी है। भारत की ओर से कई बार याद दिलाने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि असाइनमेंट वीजा को जारी करने में थोड़ा लंबा समय लगता है। ऐसे में भारतीय अधिकारियों के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करना काफी कठिन हो रहा था। अगली अपडेट चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों लद्दाख में जहां एक तरफ भारत और चीन शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में चीन के मन में क्या चल रहा है उसको लेकर आशंका पैदा हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोगरा हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट को लेकर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के विचार कुछ अलग हैं। पीएलए चाहती है कि वहां डिसएंगेजमेंट स्थानीय स्तर पर हो, जिसका मतलब ये है कि उसमें कमांडर स्तर की बातचीत का हस्तक्षेप न हो। गलवान घाटी विवाद से पहले और बाद में भी भारत और चीन के बीच कमांड स्तर की बातचीत चलती रही है। 11वें दौर की बातचीत में मोटे तौर पर तो कुछ खास परिणाम नहीं निकला, लेकिन इसकी बदौलत ही लद्दाख के कई हिस्सों से भारत के साथ साथ चीन ने भी विवाद को न बढ़ाते हुए सेना को पीछे किया है। लेकिन खबरों के मुताबिक पीएलए चाहती है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग के मसले को लोकल कमांडर्स की बातचीत से सुलझाया जाए। मतलब इसमें की वर्किंग मैनेजमेंट फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे कि WMCC कहा जाता है, या फिर कॉर्प्स कमांडर का हस्तक्षेप ना हो। चीन ने वैसे भी इस वक्त 12वें दौर की बातचीत को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है और दोनों ही सेनाओं को हॉटलाइन पर बात करके इसकी तारीख तय करनी है, लेकिन चीन की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। दूसरी तरफ भारत ने चीन को 2 टूक कह दिया है कि द्विपक्षीय संबंधों के ठीक चलने के लिए पूर्वी लद्दाख में सब कुछ सामान्य होना जरूरी है। हालांकि इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा है कि लोकल कमांडर की यहाँ पर क्या जरूरत पड़ गई है। क्या नेगोशिएशन चलेगा दोनों देशों के बीच में, ये तो अब आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें तय हो पाएगा। ये तो दोस्तों बिल्कुल कोर्ट कचहरी वाला मामला हो गया है कि तारीख पे तारीख लग रही है, लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। अगली अपडेट बिस्मैटेक को लेकर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि बिस्मैटेक दिवस पर बंगाल की खाड़ी के सहयोग की विशाल क्षमता को रेखांकित करते हुए हमारा देश एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक नीतियों में योगदान देगा। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के भी सहभागिता को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई थी। इस पॉलिसी का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाना और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना है। भारत के लिए ये संगठन इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी सदस्य देश भारत के करीबी पड़ोसी हैं। ये भारत की पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने की नीति में सहायक है, क्योंकि ये भारत को दक्षिण एशिया के देशों से जोड़ता है। अगली अपडेट भी LAC को लेकर आ रही है। दोस्तों चीन के सैनिकों को ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे में अब चाइना को 90% जवान बदलने पड़ गए हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात चीनी सैनिक ज्यादा ठंड के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसी को देखते हुए पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपने 90% यानी कि 90% सैनिकों को बदल दिया है।
इन्हें वापस भेजकर दूसरे सैनिकों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। पिछले साल अप्रैल मई में चीन ने पूर्वी लद्दाख में करीबन 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। भारतीय सशस्त्र बल भी इस साल कोरोना महामारी के बावजूद भी पूरी तरह से सतर्क है और चीनी सेना की किसी भी गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि चीन ने पिछले एक साल में तैनात किए गए सैनिकों को बदला है। इसके लिए अब वहां पर नए सैनिकों को लाया गया है। इस रोटेशन के कारण हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में ज्यादा ठंड और अन्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। माना जा रहा है कि ठंड के कारण चीनी सैनिक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पैंगोंग झील क्षेत्र में फ्रिक्शन पॉइंट पर तैनाती के दौरान भी चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाले चौकियों पर लगभग रोज बदला जा रहा था और उनकी आवाजाही में भी काफी दिक्कतें आ गई थी। वहीं भारतीय सेना 2 साल के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों को तैनात करती है और हर साल लगभग 40 से 50% सैनिकों को बदला जाता है। इन परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवानों का समय कभी कभी 2 साल से ज्यादा लंबा भी हो जाता है। लद्दाख में भारतीय पक्ष के द्वारा तैनात बलों में आईटीबीपी, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना शामिल है, जो अब इस सेक्टर में सबसे आगे हैं। बता दें कि चीन अपने पारंपरिक अभ्यास क्षेत्रों से हटने के बाद पूर्वी मोर्चे पर आ गया था और तब से दोनों पक्षों के बीच सैन्य गतिरोध जारी है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अक्सर लद्दाख सेक्टर का दौरा करते रहते हैं और स्थिति से निपटने के लिए जमीनी बलों को निर्देश देते रहते हैं। अगली अपडेट भारत और रूस को लेकर आ रही है। जैसे कि दोस्तों मैंने डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय नौसेना की एकमात्र ऑपरेशनल परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्रा के वापस लौटने के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता प्रभावित होगी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को लगता है कि इससे भारत का न्यूक्लियर ट्रायड कमजोर पड़ जाएगा। जल, थल और नभ से परमाणु मिसाइलों को फायर करने की क्षमता को न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। तो आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की ताकत को लेकर अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत ने 2019 में ही रूस के साथ दूसरी नई और घातक परमाणु पनडुब्बी के लिए एक डील की थी, जो कि अगले 4 साल तक भारत पहुंच जाएगी। लेकिन इस बीच भारत में समुद्र की परमाणु शक्ति की अगुवाई स्वदेशी आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी करेगी। आपको बता दें कि 2019 की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने रूस के साथ परमाणु पनडुब्बियों की खरीद को लेकर एक सीक्रेट डील की थी। इस डील की कुल लागत लगभग $3 बिलियन बताई गई थी। इसके तहत 2025 में भारत को रूस से एक परमाणु पनडुब्बी मिलेगी, जिसे आईएनएस चक्रा 3 के नाम से जाना जाएगा। ये पनडुब्बी भी आईएनएस चक्र की तरह भारतीय नौसेना में अगले 10 साल तक सर्विस देगी। भारत को जो पनडुब्बी मिलने वाली है वो रूस की ओकुला सेकंड क्लास की K332 कैश हेलोट है। इसमें इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा हुआ है, जो काफी दूर से बिना किसी हलचल के दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता लगा देता है। भारत के आईएनएस अरिहंत में भी ऐसा ही सिस्टम लगाया गया है। रूस की नौसेना K332 काश हॉल्ट पनडुब्बी को भारत को सौंपने से पहले इसको ओवरहॉल करेगी, ताकि इस पनडुब्बी की सर्विस लाइफ बढ़ जाए। इतना ही नहीं, इस पनडुब्बी को भारतीय उपमहाद्वीप के लायक भी बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ओवरहॉलिंग का काम रूसी नौसैनिक शिपयार्ड में किया जाएगा। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस पनडुब्बी में भारतीय नौसेना की कई स्वदेशी तकनीकों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें भारत में बना हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे किसी भी दूसरे देश को इसकी बातचीत इंटरसेप्ट करने में आसानी नहीं होगी। दरअसल पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत उनके पानी के नीचे छिपे रहने की होती है और अगर कोई भी बातचीत पकड़ी जाती है तो इससे पनडुब्बी की लोकेशन का आसानी से पता लग जाता है। हालांकि रूस की ओकुला सेकंड क्लास की पनडुब्बियां बेहद शक्तिशाली मानी जाती हैं। इस क्लास की पनडुब्बियां 8140 टन वजनी होती है। ऐसा माना जा रहा है कि आईएनएस चक्रा 3 का वजन भी इतना ही होगा। ये पनडुब्बी समुद्र के 530 मीटर की गहराई में और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इस परमाणु पनडुब्बी में 4 650 mm और 4 533 mm की मिसाइल लॉन्च ट्यूब भी लगी हुई हैं और इनसे रूस निर्मित टाइप 65 और टाइप 53 टॉर्पीडो को भी फायर किया जा सकता है। प्रज्वलन या ताकत के लिए इस पनडुब्बी में 190 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर को भी लगाया गया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तानी सेना गाजा पट्टी में एक्टिव हमास के आतंकवादियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रही है। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजनयिक राजा जफर उल हक ने किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना बहुत पहले से ही हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रही है और वो अब भी जारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट SSG की एक बटालियन इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाने के लिए गाजा में कई साल पहले तैनात कर दी गई थी। हमास और पाकिस्तान के बीच संबंधों का खुलासा करने वाले राजा जफर उल हक पाकिस्तानी सांसद हैं। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान की एक और चाल का खुलासा हुआ है कि वो कई सालों से हमास को ट्रेनिंग दे रहा है। तो इस बात को FATF को अब साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि खुलासा जब उनके सांसद ने किया है तो इसके पीछे कारण बहुत बड़ा होगा और इसकी जांच भी कर देनी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। अगली अपडेट रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन सीमा परियोजनाओं के लिए 2 स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर नियुक्त किए हैं।
जिनका काम ये होगा कि वो पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर चल रहे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए बीआरओ और सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के कामकाज को देख सके। ये कदम भारत के द्वारा एलएसी के साथ रणनीतिक सड़कों के निर्माण पर चीन की आपत्तियों के बीच आया है। आपको बता दें कि आधारभूत संरचनाएं जो तैयार की जा रही हैं वो भारतीय सेना की तैनाती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व खुफिया ब्यूरो प्रमुख राजीव जैन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव को ये बाहरी मॉनिटर बनाए गए हैं, जो 3 साल तक बीआरओ और एमईएस के कामकाज को देखते रहेंगे। आपको बता दें कि चीन विशेष रूप से चाहता है कि भारत 250 किलोमीटर की दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी सड़क निर्माण बंद कर दे, जो लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है। ये सड़क एलएसी के समांतर चलती है, जो 14,000 फीट और 16,000 फीट के बीच की ऊंचाई से होकर गुजरती है। इसका सामरिक महत्व ये है कि ये काराकोरम दर्रे के आधार पर लेह को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ता है, जो चीन के झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र को लद्दाख से अलग करता है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।